दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल माँ ट्यूटोरियल बिहार में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 जय परक्रम। जय परक्रम चल रहा है चैप्टर 1। तो पिछला वीडियो पार्ट 1 था और ये पार्ट वाइज हम बना रहे हैं, जिसमें कि ये पार्ट 2 है। तो अभी हम पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि स्वपोषी यानी पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। पोषण क्या है, तो पोषण के बारे में हम बता चुके हैं। अब आते हैं पोषण कितने प्रकार के, ये भी हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देने कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी पोषण ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम देखे थे परपोषी के 3 प्रकार होते हैं, यानी उनका जो पोषण जीवों में तो 3 तरह से होता है। पहला होता है मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। और तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये तो हो गए परपोषी के प्रकार, यानी जीवों में परपोषी जीव जो हैं वो कैसे अपना पोषण करते हैं, वो कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, उसका प्रकार है। और ये है स्वपोषी, तो जिसमें हम बताए थे कि स्वपोषी में केवल पेड़ पौधे आते हैं। तो हम इसके बाद पेड़ पौधों के बारे में बहुत बता चुके हैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ तक हो चुका था, तो यहीं से हम अभी चालू करेंगे परपोषी यानी स्वपोषी। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ये तो हो चुका है स्वपोषी पोषण। पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं स्वपोषी क्यों होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे भोजन ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कि उनका भोजन बनता है। और प्रकाशन क्या ग्रहण करते हैं, यानी घटक के रूप में जो है ये ग्रहण क्या करते हैं, तो ये वायुमंडल से जो भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये घटक के रूप में ग्रहण करते हैं, और मिट्टी से H2O और सूर्य से प्रकाश, ये तीनों चीज़ ये ग्रहण करते हैं। और इसके बदले ये बनाते क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, जब ये ग्लूकोज दैनिक भोजन के रूप में उसके ऊर्जा मिलता है, ग्लूकोज से पौधों को ऊर्जा मिलता है, और ग्लूकोज विखंडित हो जाता है O2 में, यानी ऑक्सीजन, जो कि पेड़ पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पौधे से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यानी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के जब ग्लूकोज विखंडित होता है तो उससे O2 बनता है, O2 बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ H2O यानी जल भी इसके साथ साथ बाहर निकलता है वाष्प के द्वारा, क्योंकि जितनी आवश्यकता पौधों को जल की होती है वो अवशोषित कर लेते हैं, वो अपना उपयोग कर लेते हैं, और बाकी शेष बचा जल वो वाष्प के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं। ये तो था प्रकाश संश्लेषण विधि। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि ये क्वेश्चन लगातार ये पूछ रहा है, और ये आवश्यक है कि पूछ भी दे अगली बार। तो ऐसा इसको कंफर्म याद रखिए, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ये तो था
प्रकाश संश्लेषण विधि हो गया। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हुआ। प्रकाश संश्लेषण विधि कहाँ संपन्न होता है, ये तो समाप्त हो गया। अभी प्रकाश संश्लेषण विधि कहाँ होता है, ये किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जो पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। जिसे क्या कहते हैं, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं क्योंकि ये अधिकांश पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है। अब पत्तियों में ये किस माध्यम द्वारा ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियों में जो है एक स्टोमाटा पाया जाता है, यानी रंध्र पाया जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में थोड़ा चर्चा किए थे उसका रंध्र का। तो रंध्र का संरचना जो है कुछ इस प्रकार रहता है पत्तियों में। कुछ इस प्रकार पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। ये रंध्र की संरचना है। ये जो है यही इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र इसको बोलते हैं। और ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसी के माध्यम से ये जब फूलता है और सिकुड़ता है, तो इसी के माध्यम से क्या है, रंध्र छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ये सभी पौधों की पत्तियों में ये पाया जाता है। इस प्रकार का संरचना होता है। आपके बुक में भी है, कोई एनसीईआरटी का बुक आप पलट के देख लीजिए, उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हम एक नॉर्मली बता दिए अभी कि रंध्र छिद्र कैसा होता है पत्तियों में। तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा बुक में, तो वहाँ से अच्छे से आपको बन जाएगा डायग्राम, तो और अच्छा रहेगा। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण विधि। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन जो भी है ये आपको इस टॉपिक में मिल गए। और अभी हम चलते हैं स्वपोषी। ये स्वपोषी का हो गया। स्वपोषी क्या, कौन से जीव हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनका पोषण होता है, ये हो गया स्वपोषी के बारे में। तो आगे चलते हैं अब परपोषी के बारे में। परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है? जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर, जो भी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं।
किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं या किसी अन्य माध्यम से वो ग्रहण करते हैं, उसे ही परपोषी कहते हैं। तो परपोषी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य, अमीबा या अन्य प्राणी जो भी हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं परपोषी में मनुष्य या अन्य प्राणी, अमीबा, ये सब क्या होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण इनको परपोषी में रखा गया। परपोषी के प्रकार यानी ये किन किन माध्यमों से ये भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि जीवों में बहुत सारे जीव हैं ऐसे हैं जो कि ठोस या तरल रूप में भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, एवं अन्य माध्यम से कोई तरल का अवशोषण करता है, कोई अंतर ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने का तरीका भी सब में अलग अलग है सभी जीवों में, इसलिए उनको अलग अलग वर्गों तरह से पोषण के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्गों में बांट दिया, कौन कौन उनका प्रकार है या विधि है। तो इनको 3 विधियों में बांट दिया भोजन ग्रहण करने की विधि। मृतजीवी पोषण की विधि, मृतजीवी पोषण, पहला होता है प्राणी, दूसरा है परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी संपोषण पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? जो मृत कार्बनिक यानी सड़े गले पदार्थों से या मृत कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, मशरूम, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये सब क्या है, मृत कार्बनिक यानी सड़े गले पदार्थों पे ही ये मशरूम जो है, जैसे कि आप देखते होंगे कि सड़े गले पदार्थ या कोई कचरा का ढेर है, वहाँ पे मशरूम उगता होगा, जिसको हम बोलचाल की भाषा में गोबर छत्ता भी बोलते हैं। तो वो क्या है, सड़े गले पदार्थों पे ही उगता है और वहीं से वो अपना पोषक तत्व ग्रहण करके पोषण करता है। और कवक, ये भी सड़े गले मृत जीवों में या जो भी पदार्थ सड़ गया हो उसमें ये रहते हैं या खराब हो गया उसमें रहकर उससे अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उसी में ये अपना वृद्धि करते हैं और वहीं पे पोषण भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। ये तो हो गया क्या, मृतजीवी का उदाहरण। मृतजीवी पोषण कैसे होता है, किस में होता है। अब आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? ये जीव जो होते हैं किसी अन्य जीव के अंदर या बाहर रहकर उससे पोषक तत्व ग्रहण करके अपना पोषण करते हैं। ये अपना खुद का या किसी वस्तु या किसी कूड़े करकट पे नहीं रहकर ये किसी अन्य जीव जैसे मनुष्य हो गया या किसी जानवर के शरीर में रहकर ये अपना पोषण करते हैं। जैसे फीता कृमि, या जूं, ये सब क्या होते हैं ना, ये जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे पोषक तत्व ग्रहण करके जो जीव भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है उसी में से ये भी फीताकृमि भी अपना पोषक तत्व ग्रहण करके ये अपना जीवन जीते हैं। और जो कि मनुष्यों के बाल में या और अन्य जीवों के शरीर पे भी रहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, उस जीव के शरीर से ही पोषक तत्व ग्रहण करके अपना पोषण करते हैं। तो यह तो हो गया परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। अब आते प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण भी परजीवी पोषण के तरह ही है कि ये जीव किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहकर, किसी अन्य माध्यमों पर आश्रित रहकर अपना पोषण करते हैं, ना कि ये खुद का भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो भोजन बना रहे हैं ऐसा भोजन ये जीव नहीं बनाते हैं। जैसे हम इसमें आते हैं मनुष्य, अमीबा या अन्य विकसित जीव जंतु या एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, जो भी है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, सभी क्या है, प्राणी संपोषी हैं, जो अन्य माध्यमों द्वारा भोजन ग्रहण करके अपना पोषण करते हैं।
तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्राणी संपोषण जिसमें आता है मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम। तो देखेंगे कि प्राणी संपोषण में अमीबा का पोषण कैसे होता है और मनुष्य का पोषण कैसे होता है। मनुष्यों में पोषण और अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अभी हम देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव के लिए अमीबा में पोषण, एक कोशिकीय जीव में कोई खास अंग नहीं रहता भोजन ग्रहण करने का या त्याग करने का। वो जब भोजन उसके समीप आता है, अमीबा के समीप, तो वो एक संरचना का निर्माण करता है। यानी अमीबा का संरचना मान लीजिए ये है, अमीबा का संरचना है। इसका संरचना आकार जो है निश्चित नहीं होता है। जब भोजन इसके समीप आता है, इसका भोजन जो होता है छोटे छोटे डाइटम, शैवाल या अन्य पदार्थ जो भी है वो होते हैं। तो ये क्या करता है, जब भोजन इसके समीप आता है तब ये एक कूटपाद की संरचना करता है। ये जो उंगली नुमा संरचना होता है इस तरह का संरचना का निर्माण करता है। ये इसको बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद इसको बोलते हैं कूटपाद। इस प्रकार के संरचना को निर्माण करता है। और यह जब भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी जब इसके अंदर चला जाता है भोजन, भोजनदानी यानी खाद्यदानी में, खाद्यदानी, इसको बोल सकते हैं हम भोजन रसधानी, भोजन रसधानी। यानी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है अमीबा का भोजन ग्रहण करने का। ये जब कूटपाद बना लेता है तो कूटपाद के बाद जब भोजन अंदर आता है, यानी ग्रहण जब कर लेता है, तो भोजन रसधानी में पहुंचता है। और ये क्या करता है, एक कोशिका द्रव में भोजन पहुंचकर, यानी इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव में भोजन का अवशोषण होता है और ये पूरे शरीर के, यानी कोशिका के पूरे सतह पर ये फैल जाता है। कोशिका के पूरे सतह पर फैल जाता है। और जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है, यानी उससे जो आवश्यक पदार्थ है अवशोषित करके जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो किसी भी अंग, इसके लिए कोई खास अंग नहीं है अमीबा में कि अवशिष्ट पदार्थ कहाँ से बाहर निकलेगा या कोई निश्चित जगह नहीं होता। तो किसी भी स्थान से वो टूटकर या फटकर अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल सकता है। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो उनका कोई खास अंग नहीं होता है भोजन ग्रहण करने का, ना ही भोजन परित्याग करने का। वो जैसे ही भोजन उसके नज़दीक आता है तो भोजन का ग्रहण करने के लिए वो कूटपाद का संरचना का निर्माण करता है। और भोजन जब भोजन रसदानी में पहुंचता है तो भोजन रसदानी में पहुंचने के साथ ही वो कोशिका द्रव में पूरी तरह से फैल जाता है। फैलने के साथ ही जब वो पूरा ग्रहण कर लेता है भोजन के पूरा पोषक तत्व, तो वो ग्रहण करने के पश्चात वो क्या करता है, अमीबा अवशिष्ट जो पदार्थ है वो सतह पे घूमते रहता है। घूमते घूमते लास्ट में किसी भी स्थान से वो फटकर बाहर अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल सकता है। तो ये था अमीबा में पोषण। ये हो गया हमारा अमीबा में पोषण। अब आगे देखते हैं मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, ये तो था अमीबा का पोषण। अब हम देखते हैं मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण विभिन्न चरणों में होता है। मनुष्यों में पोषण विभिन्न चरणों में होता है। वो चरण कौन कौन से होते हैं मनुष्य में पोषण? तो ये जो विभिन्न चरण होते हैं, विभिन्न चरणों में अब किस प्रकार होता है, जब हम एक ऐसे हम जान लेते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। भोजन को हम ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं।
तो भोजन सर्वप्रथम क्या है? मुख में जाता है, यानी मुंह में जाता है। मुख में क्या है? लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको टाइलिन कहते हैं। टाइलिन जब भोजन को हम चबाते हैं तो उस समय लार ग्रंथि अपने मुंह में आता है और भोजन को क्या करता है? लसलसापन बना देता है, जिससे वो क्या है? सॉफ्ट हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है। और मुलायम होने के साथ ही जब भोजन पूरी तरह महीन हो जाता है तो हम उसको जीभ के द्वारा पुशअप करते हैं। पुशअप करने के साथ ही वो हमारे क्या हो जाता है? ग्रासनी में पहुंचता है, ग्रासनी से अमाशय में पहुंचता है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मल द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये तो हमारा एक प्रोसेस है भोजन ग्रहण करने का। अब इस बीच में हमारा भोजन किस प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है, भोजन कितना देर कहाँ ठहरा होता है, ये सब हम जानेंगे। तो विभिन्न चरणों में हम देखते हैं। विभिन्न चरण में पहला चरण है भोजन ग्रहण करने का, वो होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। और दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। स्वांगीकरण। और अंतिम है बहिष्करण। ये हमारा भोजन, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं? मुख द्वार से। मुख द्वार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे मुंह में जाता है और वहाँ से हमारे मुंह के कई भाग होते हैं। मुख के भाग क्या कौन कौन से? मुख में दांत, जीभ, ये सब हमारे मुख के भाग हो गए। तो दांत का काम क्या होता है? भोजन को महीन कर देना, यानी वो पीस देता है। और जीभ क्या करता है? जो महीन भोज्य पदार्थ है उसको लार के साथ मिक्स कर देता है, यानी मिला देता है, ताकि निगलने में भोजन बहुत ही नरम और आसानी से जा सकता है। तो ये तो मुख का कार्य हो गया। उसके बाद आते हैं पाचन में। पाचन में क्या होता है कि भोजन जो हमारा निगल द्वार से पहुंचता है तो वो सीधा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने के साथ ही अमाशय दीवार से अनेक प्रकार के वहाँ से जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में पाया जाता है HCl, सलेस्मा और पेप्टीन, पेप्टोन, ये सब जठर रस पाए जाते हैं। इसका भी हम कार्य बता देंगे आगे। उसके बाद अवशोषण होता है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है, यहाँ से निकलने के बाद जब भोज्य पदार्थ यहाँ जमा होते हैं और यहाँ पे जब प्रोसेस चलता है HCl सलेस्मा के साथ, तब क्या होता है ये तो आगे बताएंगे। उसके बाद अवशोषण होता है। अवशोषण के साथ ही अवशोषण होता है, यानी अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में, यानी छोटी आंत में आंत रस पाया जाता है। आंत रस में जब भोजन जब छोटी आंत पहुंचता है तब छोटी आंत से आंत रस निकलकर भोजन में मौजूद पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के साथ ही भोजन कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुंचता है। और जब बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है तब वहाँ पे इसमें मौजूद जल, उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये तो हो गया भोजन में मौजूद पोषक तत्व और जल का अवशोषण। अब आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? कोशिका में मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उससे कोशिका में मौजूद, इसको हम लिख सकते हैं, कोशिका में मौजूद पोषक तत्व से जीव द्रव्य का निर्माण। स्वांगीकरण से कोशिका में मौजूद जितने भी मौजूद पोषक तत्व हैं उसे जीव द्रव्य का निर्माण होता है।
उसके बाद भोजन आ जाता है बहिष्करण की स्थिति में। यहाँ से पूरी तरह जब भोजन पच जाता है, यानी उससे मौजूद जितने भी पोषक तत्व, ये प्रोटीन, वसा, कार्ब जो भी है, सब अवशोषित होकर, जल का अवशोषण होकर जब हमारे शरीर में पहुँच जाता है, तब उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं ठोस के रूप में या तरल के रूप में, तो ये क्या होता है बहिष्करण। ठोस या तरल रूप में जब पदार्थ बचते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, तो मल द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं, त्याग दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है, निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, विभिन्न चरण जो इनके स्टेप बाय स्टेप है कि भोजन हमारे मुख से चालू होता है, पाचन तंत्र में जाते हैं, नहीं अमाशय में पहुंचता है, अमाशय के बाद भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद जो हमारे कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो बहिष्करण के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि भोजन अंतर्गत मुख में होता है तो कौन कौन से प्रोटीन एंजाइम हमें वहाँ से मिलता है भोजन से। तो हम आगे देखते हैं कि पाचन अंग कौन कौन से हैं, पाचन अंग कौन कौन से, श्लेष्मा या मुंह में कौन सा रस का स्राव होता है, यानी कौन कौन से अंग हैं और कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, ये हम आगे के अभी लिख दे रहे हैं। ये तो हमारा विभिन्न चरण जो हो गया वो समाप्त हो गया, कौन कौन से चरण से भोजन गुजरता है। तो हम देखते हैं इसके अंग और ये क्या स्राव करते हैं, कौन से अंग से क्या स्राव होता है और इसके प्रभाव क्या है। तो हम विभिन्न चरण को जान लिए, अब उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो इस विभिन्न चरण, ये जो पाचन होता है भोजन का अंग में, किस किस अंग में होता है वो हम देखते हैं कि लार ग्रंथि में एमाइलेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्राव होता है मुंह में। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो मंड के रूप में उसका पाचन होता है मुंह में ही। दूसरे आते हैं जब ये अमाशय में पहुंचता है, भोजन ग्रासनी से होते हुए अमाशय में पहुंचता है, यहाँ करीब से करीब 2 से 3 घंटा भोजन यहाँ रुकता है अमाशय में। और अमाशय में क्या होता है, पेप्सिन, म्यूकस, श्लेष्मा और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों का जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसमें से जठर रस का स्राव होता है। इसको सम्मिलित रूप से हम जठर रस भी कह सकते हैं, इसको सम्मिलित रूप से जठर रस भी कह सकते हैं। जठर रस का स्राव होता है जिसमें से पेप्सिन, म्यूकस और HCl, ये तीनों रस निकलते हैं, जिसमें पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और HCl जो है ये भोजन के माध्यम को अम्लीयता में बदल देता है, ठीक है। और ये म्यूकस यानी श्लेष्मा ये HCl के साथ साथ ही निकलता है जो कि अमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, क्योंकि HCl जो है बहुत ही कठोर यानी हार्ड मटेरियल है, हार्ड एंजाइम्स है जो कि उसको जला सकता है, अमाशय की दीवार को जला सकता है। इसलिए श्लेष्मा यानी म्यूकस इसके साथ साथ स्राव होता है। तो म्यूकस जो है अमाशय की दीवार की रक्षा करता है और HCl भोजन के माध्यम भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणु जो भोजन के साथ जो जीवाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं उसको नष्ट कर देता है। फिर हम आते हैं यकृत जो है इसमें एक पित्ताशय पाया जाता है जिसमें पित्तरस का स्राव होता है। पित्ताशय यानी पित्त का भंडार होता है, उसको पित्ताशय बोलते हैं। उसमें पित्त का रस पाया जाता है। पित्तरस क्या करता है, वसा को तोड़ता है, भोजन में मौजूद जो वसा होता है उसको तोड़ देता है और माध्यम को छाड़िया बना देता है, उसके भोजन के माध्यम को छाड़िया बना देता है अग्नाशय। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में जब भोजन पहुँचता है तो भोजन में अग्नाशय में ट्रिप्सन और लाइपेज ये दो नाम एंजाइम का स्राव होता है। ट्रिप्सन में प्रोटीन का पाचन होता है, जो शेष बचा प्रोटीन होता है उसमें प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और लाइपेज में वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में
हो जाता है, यानी भोजन में जो वसा मौजूद रहता है उसका पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में हो जाता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुंचते ही इसमें आंतरस का स्राव होता है और जो भी बचा होता है भोजन में पोषक तत्व वो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। शेष बचा भोजन तो उसमें बचा अगर जल थोड़ा बड़ी आंत में, इसके बाद भोजन कहाँ पड़ता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन जो है तरल या ठोस रूप में शरीर से बाहर मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो था, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया, जिसमें कि आपने पढ़ा है अमीबान पोषण, जंतु पोषण, प्रकाश संश्लेषण, जैव परिक्रम। अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे शोषण किसे कहते हैं, यानी शोषण जो दूसरा प्रोसेस है जैव परिक्रम का शोषण, ये हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी कुछ दिक्कत हो रहा है टॉपिक में या किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जवाब जितना जल्दी हो सके देने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर आपने स्मार्ट ट्यूटोरियल्स बिहार कोचिंग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।